तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है कानपुर से स्पेशली आए हमारे दोस्त डॉक्टर केतन शुक्ला जी। इन्होंने हमें रीच आउट करा था एक हॉरर पॉडकास्ट देखने के बाद। इन्होंने बताया कि इनकी लाइफ में एक ऐसा किस्सा रहा है जो कि भूतों से या पैरानॉर्मल चीज़ों से रिलेटेड है। तो हमें यकीन नहीं हुआ। इन्होंने एक फ़ोटो भेजी, वो फ़ोटो मैं यहीं पे अभी स्क्रीन पे लगा के आपको दिखाता हूँ। जब वो फ़ोटो आई ना तब हम हिल गए। हमने कहा भाई इनको बुलाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि वो क्या बात है। तो अभी साथ में हम लोग जानते हैं कि वो हुआ क्या था। केतन भाई वेलकम। नमस्कार। थैंक यू आप इतनी दूर से स्पेशली आए हमारे लिए। और शुरू करते हैं भाई। तो एक्चुअल में सर बात यह है कि साइंस और जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो आपका गोस्ट और पैरानॉर्मल चीज़ों में तो मानते नहीं है बिल्कुल भी। और बचपन में हम सब ने अपने घर में कहानियाँ सुनी होती हैं, मदर पेरेंट्स हम लोग को सुनाते हैं डराने के लिए या बच्चे बाहर ना जाएं। बट एक सबको ये चीज़ें सबने फेस करी होती है। बट आप तब तक आप नहीं मानते हो जब तक आप खुद उन चीज़ों को फेस ना करें। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऑकवर्ड होती हैं, जैसे कोई चीज़ हिल गई या कोई छाया आपको दिखी, आप डरते हो, बट जब तक कम्प्लीटली आपका माइंड उसे बिलीव नहीं करता है। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए लाइफ में। अब सारी चीज़ें तो बताना ऐसा कुछ है नहीं, बट जब ऐसी चीज़ सामने आई कि जिसने मुझे एकदम शॉक्ड कर दिया, तो उसकी स्टार्टिंग होती है इंसिडेंसेस को मैं कनेक्ट करूं कि 2011 एंड 12 में मैं बाइक से कानपुर में आ रहा था एक जगह से। देन सडनली मैं पेट्रोल पंप, और उस टाइम पे तो बहुत ही हेल्दी बॉडी थी, एक बच्चा ही था ऑलमोस्ट मैं। पेट्रोल पंप से मैं पेट्रोल डला के निकला, मेरे साथ मेरा एक कज़न था। एंड देन सडनली मैं ब्लैकआउट हो गया, ऊपर आसमान में देखने लगा और मुझे पता नहीं क्या हुआ। एंड देन बस इतना लगा कि कोई गाड़ी मेरी हिट करी एक कार को। एंड देन सडनली जब आप हिट होते हो किसी चीज़ से तो सबसे पहले आप देखते हो, आप गिर रहे हो तो अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हो। बट वो भी नहीं करा। मेरा फेस जो था वो आधा चेहरा रगड़ते हुए कानपुर में एक VIP रोड है वहाँ पे गया। एंड काफ़ी मार्क्स वगैरह आए। फिर जब मैं घर आया तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसा है पैरानॉर्मल टाइप का। तो मैंने विश्वास नहीं करा, मैंने कहा नहीं वो हुआ होगा कुछ मे बी मेरे साथ। बट देन उसके जस्ट 1 साल बाद उसी सेम रोड पे मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक लड़का आया, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। एंड उसका जो फेस था वो बिल्कुल मेरी तरीके से था, हाफ छिला हुआ एंड ब्लड वगैरह आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ? उसने कहा हाँ। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि वहाँ पे हुआ था एग्जैक्टली ऐसे ऐसे हुआ था। तो सारी चीज़ों में वो हाँ हाँ कहता गया। तो मुझे एक थोड़ा सा वियर्ड लगा। मैंने कहा यार ये कैसे हो पॉसिबल है कि मेरे साथ भी सेम ही चीज़ हुई, इसके साथ भी सेम चीज़ हुई। एंड वो हुई एक ही जगह पे थी। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद और आगे आते हैं। मैं कानपुर में रहता था अपने घर पे, मेरे पेरेंट्स बाहर रहते थे। एंड मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ आके डेली स्टे करता था। तो हम लोग रात में 11 बजे ऐसे ही एक्सप्लोर करने निकलते थे। तो एक बार हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे वो जगह थी जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही देखा। मैंने कहा यार ये बड़ा पुराना सा बंगला टाइप का है, अंग्रेज़ों के टाइप का, चलो चल के थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो हम लोग उसके पास गए तो वहाँ पे एक बाउंड्री थी। एंड मैंने अपने वहाँ पे कैमरा रखा, आईफोन था मेरे पास, और मैंने फ़ोटो क्लिक करी। तो पहले तो डार्क फ़ोटो आई क्योंकि फ्लैश नहीं ऑन था। फिर जैसे ही मैंने फ्लैश ऑन करके फ़ोटो ली, हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और उस पर जो एक वाइट शैडो देखी, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। दोनों के माइंड में आया कि यार कुछ गड़बड़ है। हम लोग रोड के उस पार भागे। बट इस टाइम तक हम उस एज में आ चुके थे कि एक करज थी अंदर, बच्चे तो थे नहीं कि डर जाएंगे। तो मैंने तुरंत जो वहाँ पे सामने शॉप्स थी मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये देखो फ़ोटो में क्या कैप्चर हुआ। एंड देन उनके बाद वहाँ से मैं 2-3 लोगों को लेके मैं तुरंत गया कि मुझे अपने माइंड का डाउट क्लियर करना है कि ये क्या है, कैमरा ग्लिच तो नहीं है। एंड मैंने सडनली दोबारा दूसरी फ़ोटो ली एंड उस फोटो में कुछ भी नहीं था। फिर मैंने आके वो दोनों फ़ोटो कंपेयर करी तो दोनों में दिख रहा था। उस टाइम पे तो मुझे उसमें एक ही इमेज दिखी जो बड़ा सा वाइट शैडो था। फिर जब मैं घर आके मैंने फ़ोटो को जूम करा तो उसमें मुझे 2 इमेज और दिखी। तो मैंने कहा यार इसमें कुछ तो है। लेकिन आप बिलीव करिए, जब मैं वहाँ से लौट के आ रहा था तो जब मैं निकलता था डेली अपने फ्रेंड के साथ, तो मेरे माइंड में एक ये रहता था कि हे गॉड, अगर ऐसी कोई चीज़ है दुनिया में, अदर यूनिवर्स, तो मुझे प्लीज़ उसे दिखाओ। एंड लोग ऐसा कहते हैं जब आप गोस्ट वगैरह को देखते हो तो आपको जो है बुखार वगैरह आ जाता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब वो फ़ोटो इमेज लेके मैं घर जा रहा था तो मैं बाइक पे पीछे बैठा था और मैं गॉड को थैंक यू बोला था कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे कुछ ऐसा दिखाया आज जिस पे मैं जो मैं मानता ही नहीं था। फिर मैं घर आया एंड उसके बाद मेरे साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई, ना मुझे बुखार आया ना कुछ आया। बट हाँ, मुझे कुछ हिंट उस टाइम पे मिली कि भाई कुछ तो है दुनिया में जिसको हम नहीं जानते हैं। भाई थोड़ा आगे बढ़ने से पहले जिस फोटो की आप बात कर रहे हो उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो। हम स्क्रीन पे लगा देंगे तो आप यहाँ पे देख के एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने क्या क्या देखा, ताकि ऑडियंस को समझ में आ जाए एक बार। जी, ये बेसिकली जो बाउंड्री है यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ था
एंड वो सामने वो घर था जहाँ पे मैंने वो फ़ोटो क्लिक करी थी। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको शेडो दिख रही होगी वाइट कलर की, जो कि राइट में, बिल्कुल राइट साइड में ये हो रही है। तो उस टाइम पे हम लोग को बस यही दिखी थी। फिर जब हम लोगों ने घर आके जूम करा तो ये जो एक पॉन्ड है, इससे आप देख सकते हो एक फिगर जो बेंडेड कर्वी शेप में ये निकला हुआ है। एंड देन थर्ड फिगर आप देखोगे ये ट्री के बगल में एक छोटा सा वाइट शेडो है जिसने ट्री को थोड़ा ब्रॉड करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोटो में आप देखोगे ब्लैंक, तीनों एरियाज आपको ब्लैंक और एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलेगा, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो सारे इंसिडेंसेस मेरी लाइफ में एक्चुअली इसी प्लेस से जुड़े हुए, मेरा एक्सीडेंट होना, फिर यहाँ पे एक फ़ोटो कैप्चर होना। इसके बाद हम जब कुछ साल और आगे बढ़ते हैं, मेरी पढ़ाई वगैरह हो गई, अब हम नोएडा में यहाँ पे काम करने लगे क्लिनिक में। तो मेरा वो जो फ्रेंड था जिसके साथ हम लोगों ने ये फ़ोटो क्लिक करी थी, तो उसने क्या करा, मुझे उसने बिना बताए वो एक बार रात में अल्कोहल पी के एंड वो इसके यहाँ पे एक्सप्लोर करने चला गया अंदर अकेले। मैं था नहीं उसके साथ, ना उसने मुझे बात बताई। वहीं से वो एक तरह से आप बोल सकते हो पॉजेस्ड हो गया। तो और जब मैं कानपुर पहुंचा तो मैंने देखा कि अचानक इसने जो है अल्कोहल लेना बहुत स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने लगा डेली, एंड घर में लड़ाई झगड़ा एंड बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं पीते पहले मतलब रेयरली, बहुत कम, जैसे फेस्टिवल्स हो गए या कभी कुछ। बट अब क्या था कि डेली उसका शुरू हो गया। इवन मुझसे पैसे भी मांगने लगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दे दो, ठीक है मैं तुमको बाद में दे दूंगा, मतलब उस तरह का लेवल उसका। तो मैं देख के हैरान था, मैंने कहा सडनली इसे क्या हो गया अचानक से, डेली अल्कोहल। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं कानपुर रहने लगा, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं यहाँ नोएडा से छोड़ के कानपुर चला गया था। तो तब इसके साथ मेरा मिलना जुलना ज़्यादा हो गया। तो मैंने इसको नोटिस करा कि भाई अल्कोहल बहुत पी रहा है। एंड देन फिर क्या हुआ, मैंने एक बार मैं इसके घर पे बैठा हुआ था एंड मैंने इसकी आँख की फ़ोटो क्लिक करी। मैंने कहा यार तुम्हारा ये येलोइश क्या हो रहा था। अब तक मैंने कानपुर में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। जब मैंने फ़ोटो क्लिक करी और मैं घर आया, फिर मैंने उस फ़ोटो को जूम करा, तो आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कहाँ कि इसकी आइज़ में यहाँ पे आपको एक फिगर दिखेगा जहाँ पे एक चेहरा है वाइट कलर का जिसने ब्लैक हैट काइंड ऑफ पहनी हुई है, और इससे एक वाइट लाइन निकल रही है जो कि उस येलोइश सरफेस पे जा रही है, जैसे कि वो उसको सक कर रही हो। तो वाइट लाइन का मतलब तो मैं नहीं समझा था, बट मुझे ये चेहरा दिख गया था। तो मुझे जैसे ही वो चेहरा दिखा मैंने तुरंत उसे कॉल करा। और मैं सामने कोई ऐसा कोई शख्स सामने बैठा नहीं कुछ भी नहीं था, एक छोटे से रूम में हम लोग थे, मैं उसके जस्ट सामने था और मेरा चेहरा आना चाहिए था, मेरा चेहरा तो आया ही नहीं। और दूसरी चीज़, जो चेहरा आया उसका फ्रंट फेस नहीं आया, उसका साइड फेस आया। अच्छा भाई, आपके माइंड में ऐसे क्या पड़ी कि आई अगर येलो हो रही तो फोटो खींचूं, मतलब आप उसको कैसे टेस्ट करना चाह रहे मैं टेस्ट कर नहीं, मेरे माइंड में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इसकी आँख में कुछ होगा। ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं। मैं फोटो ले रहा था एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो येलोइश एरिया हमारे में हो रहा है इसको मैं जूम करके देखता हूँ ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है। वो बस ऐसे ही मैंने फोटो ले ली थी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कह रहा हूं, मतलब आप उसको देखना चाह रहे थे, टेस्ट मैं बस देखना चाह रहे थे कि भाई क्या है ये लोइश अंदर, क्या है, कुछ और पिगमेंट तो नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है ना, आंखें में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो सके तो मैं उसे बता सकूं भाई पहले से। तो ये चीज़ कैप्चर हो गई। जब मैं घर आया मैंने देखा, फिर मैं उसके पास गया, मैंने उसको दिखाया, वो भी शॉक्ड। फिर उसने बोला कि यार कुछ तो है। चलिए बात ख़त्म हो गई। इसके बाद फिर मेरे कानपुर में बहुत फेमस मंदिर है पनकी हनुमान टेम्पल, तो वहाँ मैं अपनी मदर के साथ जा रहा था, तो ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने इसको भी ले लिया साथ में। फिर हम लोग जब वहाँ विज़िट करके लौट के आए और मैं उससे मिला कुछ दिनों बाद, तो उसने बताया कि उसने 15 दिन से अल्कोहल पिया ही नहीं, जबकि मेडिकल साइंस ये बोलती है कि अगर डेली कोई आदमी अल्कोहल पी रहा है तो वो एकदम से उसे नहीं छोड़ सकता, उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम कर सकता है। बट उसका छूट गया एकदम से, 15 दिन हो गए, मैं भी खुश, उसके घर में भी सब खुश, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर 15 दिन बाद उसने बोला कि यार गंगा मेला हम लोग के यहाँ फेस्टिवल होता है होली के बाद, वो आ रहा है तो मैं उस दिन पीऊँगा। तो मैंने भी ओके कर दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, इतने दिन से नहीं पिया, तुम पी लो। एंड देन उसने पिया एंड इसके बाद फिर से वो वही ड्रामा शुरू, पॉजेस्ड। इवन बहुत बड़ी फाइट उसके घर में हुई, मैं गया बात करने क्या तो मुझसे फाइट हो गई। तो फिर मैंने उस दिन से मैंने कट ऑफ कर दिया। तो ये चीज़ अब मेरे सामने आ चुकी थी। मुझे ये अब मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि यानी कि एक नेगेटिव एनर्जी एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर रही है अल्कोहल पीने के लिए और उसको डिसीज़ देने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब मेरे क्लिनिक पे भी जो पेशेंट्स आते होंगे उनके वो भी नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस होंगे। अब अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, बट उसकी प्रॉब्लम जो है वो कोई नेगेटिव एनर्जी दे रही है उसको, तो ब्लेम अल्टीमेटली मेरे ऊपर आएगा कि आपने इलाज करा और मुझे इनके इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे उस लेवल पे भी उसको ठीक करना था कि मैं इसको ठीक कैसे करूँगा। तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला, मैंने एस्ट्रोलॉजर पंडितों से बात करी, रिसर्च करी, कुछ चीज़ें पढ़ी। देन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे कि एक बार ऐसा हुआ था कि ये लड़का रात में मेरे घर पे आके रुका 12 बजे के करीब।
तब तक ये फ़ोटो वगैरह नहीं आई थी, उसके पहले की बात है। तो मैंने अपनी मदर को नहीं बताया, वो नीचे थी, हम लोग छत पे थे और हम लोगों ने नए नए ऐसे ही माइक लिए हुए थे गाने के लिए। तो और इसने उस दिन अल्कोहल पिया हुआ था, तो मैंने छत तक गेट बंद कर दिया। हम लोग के यहाँ काफ़ी रूम्स थे, एक रूम में हम लोग थे अपना। सडनली रात के 12 बजे हमारा गेट नॉक हुआ खट खट करके। तो मुझे एकदम से मुझे लगा मेरी मॉम आ गई हैं, वो कुछ सुन रही होंगी हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। और हमने गेट खोल के देखा, बाहर कोई नहीं। सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेन छत का गेट ही बंद है अंदर बाहर से, तो ऊपर तो कोई आ ही नहीं सकता। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। फिर मैंने गेट बंद करके मैं अंदर आया। तो इसने मुझसे बोला कि यार मुझे डर लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा चुपचाप बैठो, रात बहुत हो गई है, घर मत जाओ, यहीं रुको। तो मैंने इसको लिटा दिया और मैं अपना फ़ोन वोन चलाने लगा, कमरे में लाइट ऑफ कर दी। सडनली रात के 1 बजे भाई साहब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई रिस्पांस नहीं, बल्कि हंस रहा था मुझे देख के। तो मैं समझ गया कि कुछ तो है ये। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा रुको, अच्छा हम बताते हैं अभी। हम बाहर गए, अपनी मम्मी को मैंने बुलाया ऊपर, वो ऊपर आई। और ऊपर आने के बाद उन्होंने कहा कि रुको मैं आती हूँ। फिर वो मंदिर गई और वहाँ से गंगा जल लेके आई। अब यहाँ से गंगा जल की, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था लाइफ में गंगा जल के, जो मैं आगे आपको बताऊँगा कि कितना मिरेकलस वाटर है ये। जैसे ही मेरी मदर ने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का, भाई साहब बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। उसके बाद थोड़ा होश आया। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि लो गंगा जल पियो, तो उसने मना करने लगा। तो फिर जैसे ही ज़बरदस्ती उसमें 2-4 ड्रॉप डाली, फिर से अगेन वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर खड़ा हुआ, थोड़ा और सेंस आया उसके, तो कहता है अरे आंटी आप क्यों इतनी रात पे ऊपर आ गई। फिर उसको नीचे उतार के लाए। हमारे घर में कम से कम 100 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है मेरे खुद के घर में। तो जैसे ही वो आया और उसने मंदिर में मेरे पहला कदम रखा, फिर से वो मंदिर के अंदर ही गिर पड़ा। और जैसे सेम आप बालाजी में देखते हो लोग ऐसे लौटते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, वो करने लगा। तो एनर्जी आ गई, एनर्जी उसके अंदर आ गई, एनर्जी आ गई। तो ये चीज़ मैंने देखी, मैंने उसका वीडियो बनाया था, बट फिर मेरी मदर ने डिलीट करवा दिया, वरना मैं वो आप लोग को वीडियो दिखाता कि वो क्या कर रहा था रात में 1 बजे। फिर उसको जब हनुमान जी का टीका लगाया गया, फिर उसको हम घर छोड़ के आए हैं, तब स्टेबल फाइनली हुआ। फिर हम रात में घर आए अपने। तो ये मैंने गंगा जल का एक चमत्कार अपनी लाइफ में देखा था, बट मैंने उसको जाने दिया। मैंने कहा चलो कुछ होगा, मम्मी का कुछ अपने ट्रिक होगी, ये होगा वो होगा, जाने दिया। इसके बाद क्या हुआ कि बीच में एक बार मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, जिसमें जैसे बहुत सारे बाबा आप जानते हो फेमस हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो वृंदावन या जंगलों में चित्रकूट में रह रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। अगर कोई यूट्यूबर जा रहा है, उनका इंटरव्यू ले ले, तो वो उनको कुछ झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई फेम नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसे ही एक बाबा की ने एक कहानी सुनाई गंगा जल की, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये बताया कि उनके जो गुरु जी थे, 1957 के बाद की बात है, उस समय ज़्यादातर शहर जंगल हुआ करते थे। तो वो एक बार ट्रेन से जा रहे थे और उनके सामने एक फ़कीर आके बैठा, और फ़कीर मुस्लिम था, ब्लैक कलर की ड्रेस में, वो साधु थे। एंड देन फ़कीर ने आपस में दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई। 1 घंटे बाद फ़कीर ने बोला कि आप पानी पी लीजिए। तो उन्होंने सोचा अरे यार मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये नॉनवेज वगैरह खाते होंगे, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं है, धन्यवाद। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने पानी ऑफ़र करा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उस फ़कीर ने बोला बाबा पी लो, गंगा जल है। तो उन्होंने पूछा कि भैया आप तो मानते नहीं इन सब चीज़ों में, गंगा जल में, आप तो मुस्लिम हैं, आपके पास कैसे। तो उन्होंने बताया कि मैं सब इंस्पेक्टर था आगरा में, और मैं एक बार गश्त पे गया था शाम को, तो अचानक जानवरों की आवाज़ वगैरह आई, तो मैं पेड़ पे चढ़ गया था। जब मैं पेड़ पे चढ़ा तो मैंने देखा नीचे अचानक से एक सभा प्रकट हो गई, बहुत सारे लोग आ गए, मंच लग गया। तो मंच पे जो लीडर था उनका, बेसिकली वो सारे प्रेत वगैरह थे, तो उसने बोला कि कल हमारे ग्रुप में एक लड़का और शामिल हो जाएगा। तो सबने पूछा कौन। तो उसने बोला कि यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है, उसका बेटा कल हमारे ग्रुप में शामिल होगा, उसको कल सुअर टक्कर मारेगा रास्ते पे। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसने ये बात सुन ली थी सब इंस्पेक्टर ने, वो अपने घर आया, उसने एक बाबा को बताया, तो बाबा ने बोला कि कुछ भी हो जाए आज के दिन अपने बेटे को आप बाहर मत निकलने देना। बट उसने इग्नोर कर दिया, उसने कहा अरे ये सब अंधविश्वास है, मेरा भ्रम होगा, जो भी होगा। उसने वो चीज़ फॉलो नहीं करी। सेम वैसा ही हुआ, उसका बेटा मार्केट जा रहा था और जो पिक पकड़ने वाले होते हैं वो उसको दौड़ा रहे थे, और वो आया, उसने छाती पर टक्कर मारा और उनका बेटा जो है नीचे गिर गया और फड़फड़ाने लगा, मर गया फाइनली। फिर वो गए, उन्होंने बाबा को बताया कि भैया शायद आपकी, काश हम आपकी बात मान लेते, ऐसा सच में हो गया। तो उन्होंने बोला वापस उसी पेड़ पर चलो जहाँ तुमने दृश्य देखा था। तो वो लोग वापस गए, उसी पेड़ पे चढ़ गए। शाम होने से पहले फिर से सभा प्रकट हुई रात में, फिर सब लोग आए, बट उसका बेटा नहीं आया। तो सब लोगों ने पूछा अपने लीडर से कि आप तो कह रहे थे आज कोई शामिल होगा हमारे ग्रुप में, बट आज तो कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने बोला अरे यार कल एक गलती हो गई बहुत बड़ी। कल जब उसका बेटा मरा था तो कुछ वहाँ से कावड़िए गुजर रहे थे और उन्होंने उसके मुँह पर गंगा जल डाल दिया। तो वो हमारे इस वर्ल्ड में आने की बजाय सीधे वो तर गया।
तो जब मैंने ये कहानी सुनी, मुझे वही सेम इंसिडेंस याद आया कि जब मेरी मम्मी ने गंगा जल छिड़का था उसके ऊपर और वो गिर गया था, और जब वो पीने से मना कर रहा था, तो मैंने कहा इसमें कुछ तो है। तो ये गंगा जल की चीज़ मेरे सामने आई, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। और फिर मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जो हिंदूज़ हो गए, मैं सबको बताता हूँ कि आप गंगा जल आप पीजिए, उससे नहाइए डेली, और डेली उसे अपने घर पे छिड़किए। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक लेडी आई, वो कहती है कि रोज़ रात में मैं मुर्दों के साथ खाना खाती हूँ, बैठती हूँ, चलती फिरती हूँ। तो मैंने कहा आज आप जाइएगा, गंगा जल छिड़किएगा, पीजिएगा, नहाइएगा, कल बताइएगा, अगर एक भी सपना आ जाए बता दीजिएगा। अगले दिन आई, कहती बेटा कल रात में कोई सपना नहीं आया। तो मैंने कहा कि बहुत सही। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ सर, जो कि अब ये तो हो गई बात नेगेटिव एनर्जी की जो मैंने एक्सपीरियंसेस करी, बट इसके मेडिकल फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे कि आपके सर्वाइकल में एक नस होती है जो ब्रेन में जाती है, और अगर आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा कंप्रेस करती है उस नस को, तो आपको सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से भी आपकी नींद की डिस्टर्बेंस और ये अजीबोगरीब सपने आना या डर लगना, घबराहट होना, तो ये हो सकता है। तो एक मेरा जो टॉपिक है जो मैं आगे जाके शेयर करूंगा सबको, उसका शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, मेंटल इलनेस एंड नेगेटिव एनर्जी, इन तीनों के बीच में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सर्वाइकल को तो डायग्नोस करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप अपनी नेक को प्रेस करिए। कोई भी पेशेंट हो जिसको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको लग रहा है नेगेटिव एनर्जी है, आप उसकी नेक को प्रेस करिए। अगर वहाँ पे दबाने पे पेन है, स्वेलिंग है, अगर दबाने पे नहीं निकल रहा, तो मेरे पास एक मशीन है, इससे चेक हो जाता है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है कि नहीं है। तो पहले तो मैं उसको ख़त्म करता हूँ। अगर वो ख़त्म हो गया तो उसके ऑटोमेटिकली, अगर सर्वाइकल से अफेक्टेड उसकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही होंगी, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर सर्वाइकल नहीं है, उसको मेंटल इलनेस का सवाल रहा, तो मेंटल इलनेस का सबसे अच्छा सोल्यूशन है मेडिटेशन। एंड एक दो मेडिसिन आती हैं, जैसे सोने की, स्लीप की मेडिसिन हो गई, या फिर डिप्रेशन कम करने की हो गई, वो आप चला देंगे तो उसकी वो लाइफ स्टेबल हो जाएगी। अब अगर मेडिटेशन और इससे भी और सर्वाइकल की वजह से भी नहीं सही हो रहा वो, और तब हमारा ध्यान जाता है नेगेटिव एनर्जी पे कि भाई इसकी लाइफ में ये होगा, तो मैं गंगा जल ऐड ऑन करा ही देता हूँ। तो हर लेवल पे वो पेशेंट ठीक होना ही होना है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म से गुजर रहा हो और चाहे वो इस तरीके से फॉर्म से गुजर रहा हो। बहुत सही बात है यार। ये तो वैसे है, मतलब गंगा जल में है पार, जो नेगेटिव एनर्जी तो हटेगी अगर आप उसको, उससे नहा रहे हो या फिर उसको पी रहे हो। ये बात तो आप सही कह रहे हो बिल्कुल। तो जो आपके फ्रेंड की जो आंख में वो जो आपने इमेज देखी थी, उनका फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या अभी भी वो पॉजेस्ड है, बट मेरा उनसे कट ऑफ हो गया, क्योंकि बेसिकली उनकी जो बेसिकली फैमिली है, मदर है, तो कुछ फैमिलीज होती हैं जब बेटा गलत करता है या बेटे की फ़ाइट होती है किसी लड़के से, तो वो उसको बीच बचाव करती हैं, है ना, बट उनकी मदर उसी का सपोर्ट करती है। तो वो एक मेजर इश्यू था, तो इस वजह से मैंने कट ऑफ कर दिया, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी उन्हें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बट बिकॉज ऐसा भी, क्योंकि वो अपने घर का एक लौता मेम्बर है जो अर्निंग मेम्बर है, तो पेरेंट्स उसके अंडर में हैं। तो कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स बच्चे के अंडर में होते हैं, तो वो उससे, आप समझ सकते हो, दब जाते हैं, फिर वो बोल नहीं सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कट ऑफ कर लिया फाइनली। बट अभी मेरे 2 फ्रेंड मुझे मिले, कल की ही बात है, 2 फ्रेंड मुझे मिले, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, और वो उसके फ्रेंड थे कॉमन। तो मैंने कहा यार तुम उसको ये सब बात बताना, बट उससे जाके बोल देना कि यार काम करो। 2 फ्रेंड से मैं मिला, तो मैंने उनसे बोला कि यार उसको जाके ये मैसेज पहुँचा देना कि बस वो गंगा जल पीने लगे और उससे नहाने लगे, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सही बात है भाई। ये तो हुई हॉरर की बात। अब थोड़े आपके प्रोफेशन की बात करते हैं। आपसे जब हमारी बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि मैं स्कैम्स पे भी लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, जो मेडिकल स्कैम्स चल रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बात बताओ। क्या एक चीज़ में आज जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाली है वो ये है कि बॉडी में जो पेन होता है, जब हम बात करें मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस की, बोन्स की, मसल्स की, नर्व्स की, तो जब भी कभी भी किसी को पेन होता है तो वो उसको समझ में नहीं आता किस डॉक्टर के पास जाएं। या तो वो फिजिशियन के पास जाएगा, या तो ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास जाएगा, या किसी न्यूरो वाले डॉक्टर के पास जाएगा। तो कैसे, सबसे पहले तो आज आप अपने को डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में कौन सा प्रॉब्लम है, मसल्स पेन है, नर्व का पेन है, या बोन का पेन है। बहुत सिंपल है। देखिए, शरीर में, मैं शुद्ध हिंदी में बात करूंगा, 3 प्रकार के दर्द पाए जाते हैं। पहला हो गया मांस का दर्द, दूसरा हो गया हड्डी का दर्द, तीसरा हो गया नस का दर्द। अब जैसे ये आपका हाथ है, तो ऊपर मसल है, अंदर हड्डी है, 20 से एक नस जा रही है। अब कोई भी पेशेंट दुनिया में आपको मिलेगा, वो कहेगा कि मेरे यहाँ पेन हो रहा है। सबसे पहले तो आप उस एरिया को प्रेस करके देखिए। अगर वहाँ पे प्रेसिंग पेन है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम, सबसे पहला तो रिजल्ट ये आएगा कि वो लोकल एरिया प्रॉब्लम है, यानी या तो वहाँ पे मसल्स में स्वेलिंग है या बोन में इन्फ्लामेशन है। इन दोनों में भी डिफरेंशिएट के लिए, अगर उसको ऐसे दबाने पे ज़्यादा पेन हो रहा है तो यानी वो मस्कुलर है,
और अगर ऐसे डीप दबाने पे ज़्यादा पेन हो रहा है तो यानी कि वो बोन में पेन है, ठीक है। अब जो नस का दर्द होता है, और नसें हमेशा मैक्सिमम स्पाइन में ही कंप्रेस होती हैं आपकी, तो अगर नस की दिक्कत है तो यहाँ पे नेक से उसका पेन रेडिएट हो रहा होगा हाथ में, और उसको दबाने पे पेन नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी होता है लोगों के कि लोकल एरिया में भी स्वेलिंग है, साथ ही साथ नस भी दब रही है, तो दोनों चीज़ें ही देखनी पड़ती हैं हमको। तो अगर किसी के भी हाथों में या पैरों में पेन जा रहा है और दबाने पे उसको निकल रहा है, तो एक बार आप उसको मसल्स और बोन का पेन तो अब होगा ही, लोकल एरिया स्वेलिंग तो हो गई, बट अपनी स्पाइन भी चेक कर ले लोअर बैक की, कि ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे भी, क्योंकि स्पाइन में दबाने पे निकल आएगा नस का पेन, क्योंकि अगर स्पाइन में इन्फ्लेमेशन होगी तो नस दब रही होगी, तो वहाँ दबाने पे आ जाएगा। बेसिकली प्रेसिंग से आप जान सकते हो कि नस भी इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है, कि सिर्फ लोकल एरिया प्रॉब्लम है। तो अब ये तो आपका क्लियर हो गया कि कौन सा पेन है, तो उसके रिगार्डिंग आप डॉक्टर को चूज़ कर सकते हो, ऑर्थोपेडिक या न्यूरो डॉक्टर के पास। अगर नस दब रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन चला सकते हो। अब होता ये है कि जैसे डॉक्टर होते हैं, आपको उन्होंने दवा दे दी, आप दवा खा रहे हो, बट अगर आज के टाइम में स्पेशली इम्यूनिटी, पहले क्या था 10 साल पहले की इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी लोगों की कि मेडिसिन से ही लोग पूरा रिकवर कर जाते थे। बट अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने मेडिसिन ली, 70% इन्फ्लामेशन भी अगर आपकी चली गई और 30% आपकी बची है, तो आपके वेट से, और आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा आराम है, डॉक्टर ने कहा मेडिसिन बंद कर दो, तो आपके वेट से वो 30% फिर से 90% बन जाएगा, और फिर से आपकी नस कंप्रेस होने लगेगी या पेन बढ़ जाएगा। तो ये साइकिल है जिसमें लोग फंसे हुए हैं बार बार, और वो जड़ से नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। और जड़ से ख़त्म करने का सबसे ईजी ऑप्शन है, मतलब कैसे चेक करोगे कि जड़ से ख़त्म हो गया, सिंपली कितना भी हार्ड हम उस एरिया को दबा लें, किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको पेन नहीं होगा। अगर पेन नहीं होगा यानी स्वेलिंग नहीं है, यानी जड़ से सूजन खत्म हो चुकी है, और वो हो ही नहीं सकती आपको। फिर आपका काम बचा है सिर्फ स्ट्रेंथनिंग का, उस लोअर बैक को या पैरों को, मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। तो और मैं क्या करता हूँ, बेसिकली सबको मेरी एडवाइस रहती है कि कोई भी मेडिसिन आप खा रहे हो, सबसे पहले तो आप सही मेडिसिन लीजिए बोन, मसल्स या नर्व के अकॉर्डिंग। इसके बाद उनके साथ आपको अपने एरिया पता है ज़्यादा दबाने पे दर्द है, आप डेली उसमें 5 बार सिकाई करिए, हीटिंग या कोल्ड से, हीटिंग या कोल्ड कंप्रेशन से, हर 3-4 घंटे में। ये आप कर सकते हैं। और हर इसके बाद एक कोई भी ऑइंटमेंट जिसमें डाइक्लोफेनेक जेल हो या फिर कोई ऑयल हो, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा के आप छोड़ दें, एंड उसको प्रोटेक्ट करें। जैसे कमर है तो आपने बेल्ट लगा ली, गर्दन है तो आपने पिलो यूज़ करी या कॉलर लगा लिया, नी है तो आपने नी कैप लगा लिया, शूज़ पहन लिए, प्रोटेक्शन हो गया। 5 बार सिकाई हो गई आपकी, डाइक्लोफेनेक जेल हो गई, मेडिसिन हो गई। और आप डेली अपने रिकवरी को भी ट्रैक कर सकते हो। रिकवरी कैसे ट्रैक कर सकते हो? डेली आपने एक टाइम चार्ट बना लिया। पहला रिकवरी का टेस्ट है कि आप डेली उस एरिया को दबा के देखो, अगर आप 5 बार उसमें हीटिंग या कोल्ड कर रहे हो, ट्यूब लगा रहे हो, हर दिन आपका प्रेसिंग में पेन कम होता जाएगा और एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा टेस्ट है स्टॉप वॉच टाइम टेस्ट, जिसमें आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, आपने स्टॉप वॉच ऑन करी, जब आपने मेडिसिन ना ली हो मॉर्निंग में, तो आपने देखा कि 15 मिनट पे मेरे पेन स्टार्ट हुआ उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लम है। अगले दिन आप देखोगे तो वो 17 मिनट, 18 मिनट, उसके अगले दिन और टाइम आपका। तो इस तरीके से पूरा रिकवरी चार्ट बना के भी आप उस कंडीशन को ख़त्म कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ आपको बता दूं कि जो नी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं इंडिया में, जिसमें घुटने एकदम चिपक जाते हैं लोगों के और कहते हैं बस बदलवा लो, मैंने 80 ईयर्स की लेडी को देखा है जिनके नी इतने डैमेज है कि उनका एक्सरे देख के आप बोलोगे कि नी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, बट आप बिलीव नहीं करोगे, उनको पेन ही नहीं है, क्योंकि उनके इन्फ्लामेशन नहीं है, बस उनके दबाने पे कहीं पेन नहीं है, तो उनको पेन हो ही नहीं सकता। तो मेन पेन का जो रीज़न है वो सर इन्फ्लामेशन है, और भी चीज़ें हैं। इन्फ्लामेशन को कैसे रोकें? इन्फ्लामेशन को सर आप जो है बस ये जो आपकी मेडिसिन है, सिकाई है, उसका प्रोटेक्शन हो गया, इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। साथ में मेरे कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि मैं इटली की एक मशीन है, मैं वो यूज़ करता हूँ, लेज़र थेरेपी, तो उससे भी इन्फ्लामेशन बहुत इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाता है। ये होती क्यों है इन्फ्लामेशन? ये सर बेसिकली आपके जो टिश्यूज़ होते हैं या बोन्स हो गई, उनमें स्ट्रेस पड़ने से, या फिर कोई जैसे मेडिकल कंडीशन हो, आपको अर्थराइटिस हो, जैसे अर्थराइटिस में यही होता ही है कि जॉइंट्स में वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। तो एक तरफ आप उसकी इन्फ्लामेशन डिक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन लीजिए, उसके ऊपर सिकाई ट्यूब करिए, देन आप फिजियोथेरेपी भी, उस पर मशीन्स हैं जो डिक्रीज़ करती रहेंगी। और कोई भी ट्रीटमेंट आप लीजिए दुनिया में किसी भी डॉक्टर से, सबसे पहली चीज़ तो लोग ये क्यों नहीं बताते कि अपनी रिकवरी कैसे ट्रैक करना है। आपको मेडिसिन दे दी, आपको बोल दिया कि जाओ ठीक हो जाएगा 7 दिन बाद, बट उसका प्रमाण क्या है? तो मेरे सारे पेशेंट्स पे तो मैं पूरा चार्ट बना के उनको देता हूँ कि भाई अपनी बीमारी के डॉक्टर आप खुद बनो, हर दिन अपनी इन्फ्लामेशन चेक करो, दबा के देखो, स्टॉप वॉच का टाइम चार्ट बना के लाओ मेरे पास, पता तो चले एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब जैसे मेरे पास पेशेंट आए, कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनका टाइम ऐसे रहता है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 7 दिन में टाइम उनका काफ़ी बढ़ गया। कुछ लोग आते हैं उनका टाइम रहता है 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 1-1 मिनट का डिफरेंस बढ़ रहा है। 1 मिनट डजेंट मैटर, अगर नॉर्मल अगर टाइम चार्ट ना होता तो
तो ये पेशेंट यही कहता है कि यार पेन तो मेरे हो ही रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, बट 1-1 मिनट का डिफरेंस आ ही रहा है, तो यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। और कमी जब मैं पूछता हूँ क्या है, तो कहता है भैया मैं नहीं कर पा रहा हूँ सिकाई 5 बार, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ ट्यूब, तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैं बताता हूँ कि नहीं अब तो करो, करना पड़ेगा। सही है भाई। और मेडिकल स्कैम्स में सर क्या हो रहा है कि पेन का फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत सारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं। इवन दिल्ली नोएडा में भी जब मैं यहाँ पे था तो मैं सुनता था कि हॉस्पिटल्स जो डॉक्टरों को पेमेंट्स करता है तो वो एक माइंडसेट देता है कि आपको इतनी सर्जरी साल में करनी है, आपको 200 सर्जरी साल में करनी है, नी ट्रांसप्लांट टारगेट मिलता है। हाँ, टारगेट मिलता है बिल्कुल। तो जब भी कोई पेशेंट उनके सामने आता है जो कि रिच है, वेल्दी है, या तो उनके माइंड में एक चीज़ हमेशा रहती है कि यार कन्वर्ट कर लो सर्जरी के लिए, इसको कन्वर्ट कर लो इसको सर्जरी के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है, बट अगर पेशेंट खुद को डायग्नोस कर ले, अच्छी जगह ट्रीटमेंट ले ले, तो उसको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत आम हो गया वैसे, अब हर हॉस्पिटल्स में ऐसे स्कैम होते हैं और ये ठगने पर वाली इसको चीज़, सर हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आम अगर इतना patient। बड़ा डॉक्टर कह रहा है तो उसकी सुननी पड़ेगी। तुम आए उसके पास पैसे देकर आए हो। यही सर एक मिथ होता है ना कि जब एक ब्रांडिंग हो जाती है हॉस्पिटल की, या कोई देखता है कि एक डॉक्टर के पास भीड़ लग रही है, 100 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आपने को लगता है ये भगवान है और ये जो बोलेगा वो सच ही होगा, बल्कि वो उस गद्दी पे बैठ के वो स्कैम कर रहा है। तो इस केस में आम आदमी टैकल कैसे मेरे करे? पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना सर अब सेल्फ अवेयर होके, जैसे मैंने अभी आपके वीडियो में बताया कि आप सबसे पहले तो अपने कंडीशन को खुद ही आप चेक कर सकते हो कि क्या है आपको एग्जैक्टली, और उसकी रिकवरी को ट्रैक कर सकते हो। हाँ, अगर आपको फिजियोथेरेपी लेने से और आपको मेडिसिन खाने से, सिकाई करने से टाइम चार्ट एक जगह आके रुक गया है और पेन हो रहा है और इसके आगे रिकवरी नहीं हो रही है, आप खुद ही समझ जाओगे सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। अब सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं। पर ये तो सिर्फ जॉइंट्स की और इन सब की बात हो गई, लेकिन और भी बीमारियां जिनमें सर्जरी भी रिक्वायर्ड होती है, तो उसके बारे में तो फिर यू कांट हेल्प इट कि अगर वो ये भी कह रहे हैं। सर देखिए, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। जैसे मैं नोएडा में यहाँ पे था, डॉक्टर हिमांशु त्यागी हैं यहाँ पे, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, स्पेशली उनके यूट्यूब पे भी काफ़ी फॉलोवर्स हैं। वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि सर्जरी उनका हमेशा लास्ट ऑप्शन रहता है। पहले वो मेडिसिन देते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, देन जब जान जाते हैं कि भाई इवन गरीबों की, मैंने अपनी आंखों के सामने उनकी हेल्प फ्री सर्जरी करते हुए उनको देखा है। तो बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो बस यही है कि आपको अच्छे लोगों के पास जाना है। सर देखिए, अभी जो डॉक्टर्स हैं ये बेसिकली वो हैं जिनको वो फेमस हैं, जो जब सोशल मीडिया नहीं था और उन्होंने अपना ओवर द ईयर्स नाम बनाया है। और उन्होंने नहीं बनाया है, उनके द्वारा जो मेडिसिन रिकमेंड करी गई है फार्मा इंडस्ट्रीज से, उन्होंने लोगों को हील करा है। उन्होंने तो सिर्फ रिकमेंड ही करा था, तो उनका नाम फैल गया है, तो अब उनके पास भीड़ आ रही है। बट ये जो सोशल मीडिया का युग है, इसमें आदमी उसी के पास जाएगा जो अच्छा काम कर रहा होगा, जिसके पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करें, आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। कितना भी कोई अगर फेक रिव्यूज़ भी होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको इंटरनेट में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन या एक कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। और फिर मैं तो आपको अपना नंबर भी शेयर कर दे रहा हूँ, कोई भी परेशान हो, प्रॉब्लम में हो ऑल ओवर इंडिया, तो वो मुझे फ़ोन करके अपनी रिपोर्ट्स भेज के फ्री में गाइडेंस तो ले ही सकता है। भले मैं उसका इलाज ना कर पाऊँ, बट मैं उसे एक गाइड तो मैं कर ही दूँगा। नहीं नहीं, बिल्कुल अपनी जनता से हम बोलेंगे, आपका नंबर नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे। कोई भी बॉडी पेन, जॉइंट पेन, कोई मेडिकल कंडीशन में कोई उनकी है, वो फेस कर रहे हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट करें। एक चीज़ मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि जो दुनिया है उसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है। जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारे जो फॉरेनर्स आए हैं और उनके साथ जो एक कल्चरल एक्सचेंज हुआ है हमेशा से, तो इसने माइंड को बहुत ब्रॉड करा। और स्टार्टिंग में तो इसने मुझे सेल्फ डाउट पे ही ला दिया कि भाई मैं हिंदुज़म को फॉलो कर रहा हूँ, तो हिंदुज़म इज़ द राइट रिलीजन और नॉट। इतने सारे रिलीजन है, क्या है, मैं हूँ कौन एक्चुअल में। तो जब एक फ़िलॉसफी मेरे माइंड, तो मैंने क्या करा, सबसे सिंपल मैंने डीप थिंकिंग से ही करा कि मैंने अपने आप को गॉड की जगह रख लिया कि अगर मैं गॉड होता तो मैं यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे करता। क्योंकि अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिलीजन्स में, तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं भी है तो फिर वो दुनिया कैसे होते, कंपनी हो गई कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रही है। तो बेसिकली गॉड ने क्या करा, जो मेरा जो फिलॉसफी है कि उसने एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करा जिसमें उसका रिजल्ट क्या होगा उसे खुद ही नहीं पता। अ यूनिवर्स ऑफ फ्री विल, जिसने उसने अपने आप को पार्टिकल्स में डिवाइड करके पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। एंड अच्छाई और बुराई सबको उसने दी और एक विल दी कि हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, अच्छा करना है या बुरा करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इतने सारे रिलीजन्स हैं और सारे गॉड्स हैं, बट अब किसी बच्ची का रेप हो जाता है 7-8 साल की, उसे कुछ लोग रेप कर लेते हैं, तो क्या जो भी रियल गॉड होगा वो देख नहीं रहा है क्या कि भाई हो रहा है, वो बन के सुपर हीरो बचा सकता है उसको, बट वो नहीं ऐसा करता है, वो होने देता है। इसका रीज़न क्या है? या मान लीजिए लोग कहते हैं कर्मा करो और कर्मा सबके अच्छे होते हैं, उसके हिसाब से फल मिलता है। तो 7 साल का बच्चा जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ, उसने तो अभी कोई दुनिया जानी ही नहीं थी,
उसका कर्मा तो अभी बना ही नहीं था, तो वो क्यों मर गया। तो एक ये सर जो पुनर्जन्म वाली थ्योरी है, यहाँ पे ये बहुत काम करती है कि बार बार लोग जन्म लेते हैं और उनके कर्मों के अकॉर्डिंग उन्हें नेक्स्ट लाइफ मिलती है और उसके अकॉर्डिंग से उनकी लाइफ चलती है। तो तो बेसिकली जो निगेटिव मैं बात कर रहा था, निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी इस दोनों सोल्स हैं, एक अच्छी सोल है और एक बुरी सोल है। तो अच्छी सोल्स जो होंगी वो आपको अच्छे काम कर रही होंगी, जो बुरी सोल्स होंगी उनको बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए सर्वाइवल के लिए, और उसी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके, अपनी पावर का यूज़ करके वो ह्यूमन को डिसीजेस दे सकती हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि पहला हो गया अल्कोहल, उनको अल्कोहल चाहिए। दूसरा हो गया नॉनवेज इज़ देयर फेवरेट फूड। तीसरा हो गया स्मोकिंग एंड ऑल, जितने भी आपके ये ड्राई वाले हो गए, स्मोक वाले। और चौथा हो गया लस्ट। इसीलिए आप देखते हो मैक्सिमम फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं गोस्ट से, क्योंकि उनसे उनका ये 4th वाला पॉइंट पूरा हो रहा होता है। एंड ऐसी फीमेल्स के साथ क्या होगा, उनके हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा होगा, अगर डिवोर्स हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वो उनको एकदम अलोन कर देता है एंड देन सुसाइड वगैरह करके वो निकल जाते हैं। तो ये इनकी फ़िलॉसफी है। तो अगर कोई पेशेंट हो या किसी को भी लगता हो कि वो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें कुछ उसके साथ हो रही हैं, तो सबसे पहले वो इन 4 चीज़ों को बंद कर दे, ऑटोमेटिकली उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देन मैंने आपको बताया गंगा जल का वो यूज़ करे, उससे वो बेटर हो जाएगा। एंड देन सबसे लास्ट में तो अपने बजरंग बली जी ही हैं। तो ये 4 फिलॉसफी आपने खुद ढूंढी है, किसी ने बताई थी? नहीं, ये मैंने रिसर्च करके सारी चीज़ें मैंने खुद, और मैंने प्रैक्टिस करा है इसको, और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको वैसे पेशेंट देख के पता लग जाता होगा कि ये जी, जैसे मेरे पास पेशेंट आया, नेगेटिव एनर्जी है या सच में कोई और बोन प्रॉब्लम। जैसे कोई मेरे पास सर पेशेंट आया, मतलब उतना तो विजुलाइज नहीं हो पाता, बट हाँ कुछ सिम्टम्स उसकी बॉडी में देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, उसके बड़े बड़े नेल्स हैं, बहुत डल्टी उसके पैर हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ये सब गंदगी बहुत अच्छी लगती है, शारीरिक गंदगी या स्मेल आ रही है उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा, है ना, एक अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही है, तो लग जाता है कि भाई कुछ है इसके साथ। सबसे पहले तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई अच्छे से आप नहाइए, और सबसे अच्छा नहाने का तरीका है जो फिटकरी आती है, उसे आप अपनी पानी की बाल्टी में डाल लीजिए और उससे आप नहाइए, तो आपकी पूरी बॉडी से पूरे दिन स्मेल नहीं आएगी। धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी बॉडी में। अपने नेल्स वगैरह कट करिए, थोड़ा सा वेजिटेरियन बनिए। अगर आप नॉनवेज लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल मत लीजिए, आप प्रॉब्लम में हैं। कोई नहीं बिलीव करता है तो मैं उसे घुमा के बोल देता हूँ कि यार देखो, अल्कोहल के साथ मेडिसिन नहीं खानी है, ठीक है। और जो है, क्योंकि ट्रीटमेंट का टाइम है, अपना नॉनवेज वगैरह हैवी फूड होते हैं, अभी नहीं लेने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे हील करना है। मैं अपने आप को हीलर कहता हूँ कि मुझे पेशेंट को हील करना है हर फॉर्म में, क्योंकि वो मेरे पास आया है, तो मैं उसको सारी चीज़ें बताता हूँ, और फिर वो ऑलमोस्ट काफ़ी ठीक हो ही जाता है। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप जैसे डॉक्टर्स जेन्युइनली लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ मेडिकल साइंस से नहीं, स्पिरिचुअल साइंस से भी। क्योंकि गॉड ने मुझे ये चीज़ें एक्सपीरियंसेस कराई, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चाहता है कि हम हर लेवल पे इंसान की हेल्प कर सकें। एंड बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी भी है। आप जैसे लोग अगर अवेयरनेस लाएंगे, और यहाँ पे भी हमारा मेन मोटिव आपको लाने का यही था कि अगर किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो वो थोड़ा खुले दिमाग से सोचे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और अच्छी जगह जाए, थोड़ा अवेयर हो इन चीज़ों को लेकर। तो मज़ा आ गया सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आपका यूट्यूब का लिंक और इंस्टाग्राम और कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। जिन भी लोगों को आपको रीच आउट करना होगा बिल्कुल मेडिकल गाइडेंस के लिए या और सर एक चीज़ हम और बोलना चाहते हैं। कानपुर से आपको बहुत लोग देखते होंगे, अरे तो एक बार कानपुर ज़रूर विजिट करिए। कानपुर वालों के लिए हमारा खास प्यार है, हम भी यूपी वाले ही हैं, और आप लोग भी सपोर्ट देते हो भाई, बहुत बहुत प्यार आप सबको। एंड ज़रूर फिर हम कानपुर विजिट करते हैं, आपके पास आते हैं किसी दिन, है ना भाई। कानपुर की आप एक खास मिठाई भी लेकर आए हमारे लिए, बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत बढ़िया, एक ज़बरदस्त ठग्गो के लड्डू आप तीनों के लिए लाए हैं। अरे भाई बहुत बहुत मज़ेदार tasty है, था, मज़ा आ बहुत गया। टेस्टी है, खाते ही मज़ा आ गया। कानपुर वालों यार, तुम बढ़िया बढ़िया मिठाई खा रहे हो यार। नहीं, यूपी वालों की बात ही यही है हाँ। कि बढ़िया तरीके से ही मिलते हैं जब। तो सही है दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है वो रीच आउट कर सकते हैं, मेडिकल या पैरानॉर्मल। चलो मिलेंगे आपसे दोस्तों नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।